आपकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पलक झपकते ही गायब हो सकती है। एक हल्की सी चूक आपके बैंक खातों को खाली कर सकती है। मैं बात कर रही हूं साइबर फ्रॉड की। देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड बैंकर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा। जी हां, चौकिए नहीं, 1 महीने तक। उसके बाद 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 23 करोड़ रुपए की ठगी की। जब तक पूर्व बैंक अधिकारी को यह एहसास होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली में 22 करोड़ 92 लाख की साइबर ठगी। साइबर ठगों ने 1 महीने रखा डिजिटल अरेस्ट। पूर्व बैंकर कैसे बन गया साइबर ठगी का शिकार। पूरे हिंदुस्तान को सावधान करने वाली खबर। देश की राजधानी में साइबर ठगी का ऐसा मामला सामने आया है कि इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साइबर अपराधियों ने एक पूर्व बैंक अधिकारी से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 23 करोड़ रुपए की ठगी की है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले पूर्व बैंकर के साथ 23 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगी के शिकार बने हैं 78 साल के नरेश मल्होत्रा। नरेश मल्होत्रा को साइबर अपराधियों ने 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 4 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक डिजिटल गिरफ्तार किया। फर्जीवाड़ा ऐसा कि ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगवा दी। हर 2 घंटे पर फोन कर अटेंडेंस लिया। नरेश मल्होत्रा को फर्जी बेल दी। इस दौरान नरेश मल्होत्रा के खाते से करीब 20 बार में 22 करोड़ 92 लाख रुपए निकलवा लिए। मुझे बोला कि अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये NIA कोर्ट का है ऑर्डर और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो आप यू आर अंडर अरेस्ट, ऑल योर एसेट्स आर सीज्ड। ये जो सिलसिला चला 1 महीने के करीब इन्होंने आपको डिजिटली अरेस्ट करके डराया और बोलते थे अगर आप किसी से भी बोलोगे तो हम आपकी सारी फैमिली को अरेस्ट ले लेंगे और कहीं जाने नहीं देंगे। सर, उस 1 महीना आपको बिल्कुल भी इनकी बातों पर डाउट नहीं हुआ? और डाउट नहीं हुआ इसकी वजह क्या है? क्या ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपको भेज रहे थे? वो एक तो डर इतना इनका वो हो गया था। नरेश मल्होत्रा के साथ इस साइबर फ्रॉड की शुरुआत हुई 1 अगस्त को। 1 अगस्त की शाम 4 बजे नरेश मल्होत्रा के पास फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। इस आधार कार्ड के जरिए मुंबई के भाईखला में एक लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है। इसके आधार पर मुंबई में बैंक खाता खुला है जिसके जरिए पुलवामा केस में टेरर फंडिंग की गई। हेडक्वार्टर से लाइन पे फ़ोन आता है कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उसके तहत मुंबई में भाईखला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और आपके आधार से कुछ बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं जो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक साउथ से 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके तहत मेरे आधार के बेस पे इन्होंने नए अकाउंट खोले और वो पैसा टेरर फंडिंग और पुलवामा केस में इस्तेमाल किया गया है। नरेश मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाने वाले कितनी तैयारी के साथ आए थे, इसका सबूत देखिए। नरेश मल्होत्रा के पास फोन करने वाले ने खुद को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का अधिकारी अंकित तिवारी बताया।
नरेश मल्होत्रा को कोई शक न हो, इसके लिए उसने अपना आईडी कार्ड भी भेजा। टेरर फंडिंग का आरोप लगाने के बाद खुद को ईडी का अधिकारी बताने वाले अंकित तिवारी ने नरेश मल्होत्रा की गिरफ्तारी का ऑर्डर सुना दिया और उनके पास गिरफ्तारी का लेटर भी भेज दिया। नरेश मल्होत्रा को कोई शक न हो, इसके लिए लेटर पर केस नंबर, केस आईडी से लेकर कई डिटेल्स दी गई थी। गिरफ्तारी की वजह बताई गई मनी लॉन्ड्रिंग। लेटर हेड पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लिखा था, तो नीचे सीबीआई सुपरिटेंडेंट प्रवीण सूद का नाम लिखा था। नरेश मल्होत्रा के मुताबिक उन्हें 2 दिन तक गिरफ्तार रखा गया, फिर सोमवार को जमानत दिलवा दी गई। फ्राइडे को ये कोर्ट ऑर्डर दिया अरेस्ट का। सैटरडे मेरे से रोज़ 2 घंटे में, हर 2 घंटे में मेरे से अटेंडेंस लेते थे। संडे को भी ऐसा ही किया और बोला कि हम पहले आपको अरेस्ट ले लेंगे और आप अपनी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो सब रख लो, क्योंकि हम आपका अस्पताल अपने अरेस्ट में ही ट्रीट करेंगे। तो बोले यार, वो वीडियो कॉल पर होते थे, वो वीडियो पे होते थे, मेरे को नहीं दिखते थे, पर वो मेरे को देख लेते थे। फिर इन्होंने मुझे मंडे को बोले, अब सैटरडे संडे ऐसे ही चलाया हर 2 घंटे की रिपोर्टिंग में। मंडे को इन्होंने मुझे करीब 11 बजे बोला कि आपकी हमने बेल अप्रूव करा ली है मुंबई हाई कोर्ट से। इसके बाद इन साइबर अपराधियों ने उनसे जांच में सहयोग करने को कहा। सहयोग के बहाने उनके खाते से पैसे निकलवाए गए। इन साइबर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो इस पूरे केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते रहे। लेकिन जब इन जालसाजों ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर एक प्राइवेट संस्था में 5 करोड़ जमा करने को कहा, तो नरेश मल्होत्रा को शक हुआ। उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 19 सितंबर को FIR दर्ज की। फिलहाल पुलिस ने अभी तक ठगी की गई रकम में 2.5 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। आगे की जांच जारी है, लेकिन पूरे मामले से एक चीज तो साफ है कि देश में तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर फ्रॉड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर पूर्व बैंक अधिकारी साइबर ठगी का शिकार बन सकता है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है। इस तरीके का डिजिटल अरेस्ट होना, इतनी बड़ी साइबर फ्रॉड होना, करोड़ों रुपए लूट लेना, और ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हुआ है जो कि खुद पेशे से बैंकर रहे हैं, उनके साथ हुआ है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये आपके साथ ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर FN श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और जिनके साथ ये डिजिटल ठगी हुई है नरेश मल्होत्रा, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय झलानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, हम आपसे भी समझेंगे कि आप तक ये बात कैसे पहुंची कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन अकाउंट से हो रहा है, होता चला जा रहा है, लेकिन इसकी भनक तक परिवार को नहीं लगी, ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपको लगी। उससे पहले मैं एक जरा सीरीज ऑफ चैट, व्हाट्सएप चैट है, वो दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं, जिससे ये दर्शकों को समझ में आएगा कि किस तरह से ये फ्रॉड किया गया है। इस डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की पूरी सीक्वेंस आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले 1 अगस्त को शाम 4 बजे नरेश मल्होत्रा के पास एक फोन कॉल आया और फोन कॉल करने वाले खुद को मुंबई पुलिस के अधिकारी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज हो गया है और इस आधार कार्ड के जरिए मुंबई के भाईखला में एक लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और इसके आधार पर मुंबई में एक बैंक खाता खुला और इसके जरिए पुलवामा केस में टेरर फंडिंग हुई। चैट में मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है। वो देखिए, एक फोटोग्राफ मेरे पास जो है इसी व्हाट्सएप चैट की है और इस चैट में आप देखेंगे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से ये कनेक्शन जोड़ा गया। और जब बातचीत शुरू हुई, 1 घंटे का वीडियो कॉल हुआ है। 1 घंटे का इस वीडियो कॉल में आप अगर देखेंगे, कहीं पर भी जिससे नरेश मल्होत्रा बात कर रहे हैं उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल नरेश मल्होत्रा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है। तो पहले चैट के इसी हिस्से पर हम बात करते हैं। FN श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो ये समझाएं, इस तरीके से जब मैसेज आता है
सीधा सीधा लिखा हुआ है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर, और 1 घंटे की वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही है। क्या व्हाट्सएप पर कभी पुलिस बात करती है? कभी नहीं। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो पुलिस आपको आपके घर पे आ जाएगी। अगर इतनी सीरियस बात है तो आपके घर पे आ जाएगी और आपसे पूछताछ करेगी, या इतनी सीरियस बात नहीं है तो आपको अपने पुलिस स्टेशन में या आपके जो NIA है, CBI है, अपने ऑफिस में बुला करके आपसे पूछताछ करेगी। ये कभी भी संभव नहीं है कि पुलिस कभी वीडियो के मार्फत आपसे पूछताछ करे और आप इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि ये वो लोग फंसते हैं इसमें जो डरे हुए होते हैं। अगर उन्हें कुछ छिपाना है तो इसलिए वो डर जाते हैं और डर करके और उनके जाल में फंस जाते हैं। ये डर लोग अगर ठगे जाते हैं तो सिर्फ जी पहली बात जो आपने बताई कि तो मैं आ रही हूँ सर आपके पास। पहली बात जो आप बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं उसी को लिंक करते हुए पहले आगे बढ़ती हूँ कि पहले तो पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी, पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगी। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो वो बाकायदा आपके दरवाजे पर पहुंचेगी और नॉक करेगी और फिर आपसे पूछताछ करनी शुरू करेगी। लेकिन पवन दुग्गल जी, ये जो आगे की जो चैट है, ठगों ने टेररिस्ट फंडिंग का मामला बताकर बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया। कोई भी डर जाएगा। पुलवामा टेरर अटैक का नाम ले लिया, ये कहा गया कि आपके फोन नंबर पे आपके नाम पर एक अकाउंट खोला गया जहां से टेरर फंडिंग हुई है, और उसके बाद हर दिन उसमें आप देखिए आगे की चैट जो है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग टाइम बता रहे हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं कि 4 बजे हम आपको कॉल करेंगे। यहाँ पे जो मल्होत्रा जी हैं वो खुद बता रहे हैं कि मैं घर आ गया, हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं ये काम करने चाह रहा हूँ। अपनी हर एक डिटेल उनसे साझा कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड भी दिखा रहा है, यानी कि अमाउंट का ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया। ये फ्रॉड जो है पकड़ क्यों नहीं पाए मल्होत्रा जी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ क्यों नहीं पाया? वो इसलिए नहीं मल्होत्रा साहब पकड़ पाए क्योंकि वो अकेले नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल अरेस्ट के शिकार बनते हैं। और कोविड-19 के बाद 2 चीजें हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी की पैनिक हो जाते हैं। तो ठीक इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का मिश्रण लेते हुए उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया साइबर क्रिमिनल्स ने। डराया मल्होत्रा जी को, उनको पैनिक कराया, और तब उन्हें लगा कि साहब अपनी जान बचाने के लिए ये बेस्ट तरीका यही है। तो लिहाजा उन्होंने अपने ये सारे डिजिटल अरेस्ट भी होने दिया अपने आप को, और पैसे भी आपने ट्रांसफर किए। देखिए, अधिकांश तौर पर लोग जब इस मनोस्थिति में होते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके हाथ में ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र है फोन को डिस्कनेक्ट कर देना। लेकिन अधिकांश लोगों के पास फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता नहीं और क्या मैं मिस कर जाऊंगा। तो इस फोमो की वजह से लोग लगातार इस साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट के दलदल में धंसते चले जाते हैं। द मोमेंट आपको पता लगे कि साहब ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, फोन बंद करिए। भाई अगर कल कुछ पुलिस ने आना होगा, घर आ जाएगी, दफ्तर आ जाएगी, जो कार्रवाई होगी एज पर लॉ हो जाएगी। लेकिन डराने धमका के आपकी जेब से पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंटों में डलवाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आता। कोई आपके भी तो हार्ड अर्न मनी है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ठीक है जी, आज के बाद हमें अपने आप को निर्णय लेना है कि हमें शकी भी होना है और कंजूस भी होना है। नहीं, इस केस में सर और क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इस पर श्रीवास्तव जी और थोड़ा सा रोशनी डालें कि पहले तो अरेस्ट का एक लेटर ऐसा बिल्कुल दिखा दिया गया। अगर किसी को नॉलेज नहीं हो कि पुलिस किस तरीके से कन्वे करती है, किस तरीके से छानबीन करती है, तो तुरंत किसी को भी देखकर ये लगेगा कि मैं तो अरेस्ट होने वाला हूँ। और उसके बाद दूसरा ही लेटर उसी तारीख का, यानी कि 1/8/2025 को अरेस्ट का भी लेटर निकल रहा है और 1/8/2025 को ही बेल का भी लेटर निकल रहा है। ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर कोई समझदारी से ना देखे तो ये कॉपी देखकर ऐसा उससे लगेगा कि मैं तो गिरफ्तार होने वाला हूँ।
सील है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी अगर हम सील देखें, ये सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक दिखाई देंगी। ये अगर सवाल मेरे को है तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि जो पुलिस वर्किंग या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके बारे में बहुत लोगों को मालूम है, और वो कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, वो तो आम पब्लिक डोमेन में उसके बारे में मालूम है कि ये अरेस्ट का कोई लेटर नहीं होता, अरेस्ट मेमो बनता है जो पुलिस ऑफिसर बनाता है, और बेल के बारे में भी जो कोर्ट से बेल होता है या पुलिस बेल लेती है वो बनाई जाती है, और स्टैम्प वगैरह, तो ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। और दूसरी बात यह है कि बहुतों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि अरेस्ट की जो होती है कैसे होती हैं। सील के बारे में तो वो कह देंगे कि हाँ सील ऐसा लग रहा है, लेकिन हर एक को ये समझना चाहिए। पवन दुग्गल जी बता रहे थे, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर उनको किसी प्रकार के पैनिक सा सिचुएशन में आ रहे हैं या डर हो रहा है, अब क्यों डर हो रहा है मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में है तो उन्हें या तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दें या उनको कहे कि आप होल्ड करें, मैं किसी और से कंसल्ट करता हूँ। मैं 100% कहता हूँ कि वो जैसे ही आपने इस ऐसी अपनी दिखाई अपनी रिएक्शन, तो वो वही डिस्कनेक्ट कर देगा और आगे वो बात नहीं बढ़ेगी। तो हर एक व्यक्ति को ये चाहिए कि एक सेकंड ओपिनियन, एक तो हमने खुद सोचा कि भाई हमारा ऐसा हो गया, हमारा इतना हमारे नाम पे कुछ ऐसे दूसरे अकाउंट बन गए, हमारे आधार कार्ड कंप्रोमाइज़ हो गया, तो उसको ऐसा अपने मनस्थिति को कंट्रोल करके किसी और व्यक्ति को अगर बात कर ले तो वो सही बता देगा कि भाई किसी ये इस जाल में न फंसो और इसको डिस्कनेक्ट करो और पता लगाओ कि तुम्हारा ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है क्या, आधार कार्ड कोई उसके आधार कार्ड के नंबर पे कोई दूसरा बैंक अकाउंट बना है क्या, वो इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यही तो हुआ झलानी जी कि परिवार के सदस्यों से बात नहीं करने दिया, कहा कि किसी से बात मत करो, बेटी से बात मत करो, दामाद से बात मत करो, पुलिस तक से संपर्क मत करो। ये आपको कब पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है? क्योंकि अकाउंट से लगातार मैं देख रही हूँ 13 अगस्त को, 19 अगस्त को, उससे पहले 11 अगस्त को इतना बड़ा अमाउंट जो है वो लगातार ट्रांजैक्ट हो रहा है और अलग अलग बैंक में ये ट्रांजैक्शन हो रहे थे। मैडम, एक तो मैं बताऊं कि मैं उनका, नरेश जी का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं उनका फ्रेंड हूं, क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक सालों से इकट्ठा करते हैं। मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूं अभी, हालांकि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जी। हमको ये देखिए कि इनकी जुलाई में नी सर्जरी हुई, हॉस्पिटल में रहे काफ़ी टाइम, उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ये घर पे आए थे। तो हेल्थ वाइज अभी भी वो ठीक नहीं है, अभी भी बैंक का सहारा लेके चलते हैं, और 1 अगस्त से उनका इस तरह से व्यवहार हो गया। और ये उसके बाद देखिए करीब 1 सितंबर से फिर से ये रेगुलर सिटी फोर्ट में हमारे साथ वॉक करते हैं और उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं हम सब लोग, लेकिन कभी इनके चेहरे से हमको ये महसूस नहीं हुआ कि इनके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये सब कुछ जब 19 सितंबर को इनको फिर वो ईडी के नाम से 5 करोड़ रुपये मांगे गए और ये अड़ गए कि मैं कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करूंगा, तब जाके ये बात खुली। और फिर इन्होंने हमारे जो और कॉमन फ्रेंड है संतोष गाड़िया जी, उनको बुलाया, तब जाके वो पुलिस में गए, IFSO में गए, तब जाके सारी कार्रवाई हुई। इनको इतना डरा के रखा हुआ था कि ये ग्रुप में हम बैठते थे, मजाक कर रहे हैं, आधा घंटा कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इनके मुँह से कोई बात निकल जाए। मतलब की सिचुएशन थी, इतने ट्रॉमेटाइज हो गए थे कि क्योंकि पवन जी, और इस तरीके के मामलों में मैं एक अपनी आप बीती आपके सामने रखती हूँ। आप तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ साल 2 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन कॉल में मेरे पिता का नाम लेकर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई आपके पिता, मेरे पिता का नाम लिया और फिर कहा कि फलानी जगह पे इतना अमाउंट लेकर आप पहुंच जाइए क्योंकि आपके पिता ने मुझसे लिए हैं।
चूंकि खबर में रहते हैं इसलिए ये अंदाजा है कि साइबर फ्रॉड हो सकता है, बुला के किडनैपिंग हो सकती है, पैसे ठगे जा सकते हैं। तो मैं अवेयर थी, मैंने तुरंत कहा कि हाँ पुलिस थाने पहुंच जाइए, मैं पैसे लेकर पहुंचती हूं। तो वो समझ गया कि मैं उसकी चालाकी जान गई हूं। लेकिन कई बार लोग ये चालाकी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इतने करोड़ ट्रांसैक्ट हो गए। पवन जी, ये अब देखिए, मैं आखिरी जो लेटर है वो मैं पढ़ रही हूँ। गवर्नमेंटल अफेयर करके लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ है। बाकायदा तिलक मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली, ये पता भी सब लिखा हुआ है। और फिर ये लिखा हुआ है कि अकाउंट का जो है वो किसी प्राइवेट अकाउंट की बात कर रहे हैं और जिसका नाम भी ले रहे हैं, कोई विषय बैंक है, उसको आप 5 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसफर करते। अगर ये ध्यान से ना पढ़ा होता नरेश मल्होत्रा जी ने तो वो तो यहाँ पर भी फंस जाते, 5 करोड़ रुपए वो यहाँ पर भी दे देते। तो डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है, किस तरह समझना है कि डॉक्यूमेंट फर्जी है या ऑथेंटिक है, कैसे समझ में आएगा? देखिए, आज दौर जो है फ्रॉड, चीटिंग और ऑनलाइन डिसेप्शन का फ्रॉड है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसके माध्यम से आप झूठे केवाईसी या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को उत्पन्न करके जनरेट कर देते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई कागज आता है, आप कागज देख के या कागज के ऊपर लेटर हेड देख के या ठप्पे देख के अगर आप घबरा जाएं तो ऑलरेडी आपने अपना जो बैटल है, युद्ध है, वो आपने हार दिया है। जब भी कोई कागज सामने आए, सबसे पहले उसको एक नए चश्मे के रंग से देखना है। वो चश्मे का रंग शक, सस्पिशन का है। उस पर हर प्रकार की जानकारी पर तब तक आप शक करिए जब तक कि स्वयं आप उसकी करेक्टनेस, उसकी ऑथेंटिसिटी को की पुष्टि ना कर पाए। तो अधिकांश तौर पर जब एक डॉक्यूमेंट आते हैं वो देखने में लगभग जेन्युइन नजर आते हैं, लेकिन अगर आप महीन आंखों से देखेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ देखेंगे, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं वो जानबूझ के सुराग छोड़ देते हैं। अगर आप उन सुरागों को पकड़ेंगे तो हो सकता है आप नहीं फंसेंगे। अब जैसे आपने ये कहा सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट मंडी हाउस में तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो भगवान दास रोड पर है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नीचे मंडी हाउस बता रहे हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें बता रहे हैं, ये पहले संकेत होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आपको चिट्ठी नहीं लिखेगा कि साहब आइए पैसे जमा कराइए। सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर देगा और ऑर्डर आप पर तामील किया जाएगा। या तो प्रोसेस सर्वर लेकर आएगा ऑर्डर, या पुलिस का ऑर्डर है तो बंदा कांस्टेबल आपके ऊपर सर्व करेगा। कोई आपको सुप्रीम कोर्ट ईमेल लिख के या व्हाट्सएप करके नहीं भेजेगा कि साहब आइए आप इतने पैसे जमा करा दीजिए। तो हमें ये समझना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी सरकारी संस्था आपके साथ व्हाट्सएप पर गुफ्तगू नहीं करती है और ना ही उनको करने की अनुमति है। अगर वो आपके साथ करेंगे कुछ भी कम्युनिकेशन तो ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे। तो अगर कोई व्हाट्सएप से कोई आ रहा है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं या हम फलां एजेंसी से बोल रहे हैं, तो तुरंत उस नंबर को आप डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप करके हेलो हाई नहीं करेगा, आपसे पैसे नहीं मांगेगा। सिमिलरली कोई सरकारी एजेंसी आपको व्हाट्सएप के साथ संपर्क नहीं स्थापित करेगी। अगर वो करेगी तो वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेगी। अगर ईमेल आती है तो ईमेल को भी ध्यान से देखना है, वो क्या ईमेल ऑफिशियल है या उसका जो डोमेन नेम है उसके एंड में क्या है। अगर डोमेन नेम .nic.in पर है तब समझ आता है कि शायद ये जेन्युइन हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन नेम nic.tx आ जाए या nic.br आ जाए जी, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देता है कि साहब ये फ्रॉडुलेंट डोमेन नेम है और इसलिए इस फ्रॉडुलेंट डोमेन पर रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो धैर्य रखना है। प्रॉब्लम क्या है, हम बचपन से हमें सिखाया गया है पुलिस से, कोर्ट से कुछ आ जाए एकदम डर जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, तुरंत आप कोऑपरेट करो। अब वो जमाना चला गया। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो सीधे खड़े होकर पैनिक में डालकर अपने आप को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि आज खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड और जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि साहब डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका आएगा तो घर पे कागज, कोई सरकारी महकमे का घर बंदा पर लेकर कागज आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। माना कि जमाना डिजिटल हो गया है, लेकिन अभी भी कोई सरकारी कागज होता है तो वो आपके घर पर लिफाफे में पैक होकर जरूर आता है, सील बंद लिफाफा होता है। श्रीवास्तव सर इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर बोलें। जी मैं पुलिस वर्किंग की कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ।
एक तो जब भी कोई अरेस्ट होता है तो 2 लोगों को जरूर इन्फॉर्म करना होता है। घर का किसी एक मेंबर को, अडल्ट मेंबर को बताना जरूरी होता है। और दूसरा है जो अक्यूज अरेस्ट है उसे ये राइट है कि अपने लॉयर से कंसल्ट कर सके। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन इसके खिलाफ हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, दैट मीन्स कि ये गलत चीज़ हुई है, ये सही अरेस्ट नहीं है। दूसरा है एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC कहा जाता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। इसमें अब डिजिटल मोड से भी कम्युनिकेशन की जा सकती है, इन द सेंस कि अगर किसी को समन भेजना है तो हम अब डिजिटल मोड से ईमेल से एंड व्हाट्सएप से भी उसको भेज सकते हैं। उस व्हाट्सएप पे जो अरेस्ट के समय पे उससे लिया गया था तो उस पर व्हाट्सएप से भेज सकते हैं जी। बट उस पर व्हाट्सएप पे क्या मैसेज जाएगा कि आप फलाने दिन फलाने तारीख को आप इस कोर्ट में आप इतने बजे पहुंच जाइए इस मजिस्ट्रेट के सामने, आपकी वहाँ पे पेशी है। अगर आपको पहले अरेस्ट हो चुका है या आप किसी केस में गवाह हैं तो। दूसरा है कि अगर पुलिस बुलाती है तो पुलिस भी इस प्रकार की कम्युनिकेशन आपको भेज सकती है, लेकिन उसका भी जगह होगा आपके पुलिस स्टेशन में। अगर वो महिला है या वृद्ध है, 65 ईयर्स से ज़्यादा हैं या 15 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको हम पुलिस स्टेशन नहीं बुलाते, उनको उन्हीं के घर पे जा कर के मिल कर के पूछताछ करते हैं, वीडियो से नहीं, पर्सनली पहुंच करके। तो ये आपके माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनको ये मैं बतलाना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझ आना चाहिए लोगों को कि इन्वेस्टिगेशन भी जो होती है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं और ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन और फ्रॉड में क्या फ़र्क है। लेकिन झलानी जी मुझे ये बताएं कि ये पता कैसे चलता है कि किसके अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट है या इस व्यक्ति को टारगेट करे जहां से पैसे की ये फ्रॉड हो सकता है, उगाही की जा सकती है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि बैंक की डिटेल्स, अकाउंट्स, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होती है, केवल उसी व्यक्ति को पता होता है जिसका अकाउंट होता है। मैडम मेरे को लगता है थोड़ा तो ये लोग भी होमवर्क करते हैं, क्योंकि ये देखिए कि मल्होत्रा जी की वाइफ नहीं है तो वो अकेले घर में रहते हैं। दोनों बेटी उनकी मैरिड है, एक स्विट्ज़रलैंड में है, एक यहाँ से दिल्ली में ही है लेकिन थोड़ा दूर है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उनको मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई वो ब्लैंक नहीं खेलते हैं, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है और उनका स्टेटस कहीं ना कहीं से उनको शायद मालूम किया जाता है। और उनको तो जब बाद में जब डराया धमकाया तो उनसे खुद से ही डिटेल पूछे कि आप अपनी असेट्स की डिटेल बताइए, आपके पास स्टॉक शेयर्स कितने हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, उनसे खुद से पूछा है। आप उनका इंटरव्यू देखिए, वो बता रहे हैं कि मेरे से खुद से पूछा है ये सब कुछ। तो ये है, और वो इतना ट्रॉमेटाइज थे कि वो सब कुछ बताते चले गए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मल्होत्रा जी खुद भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। ये वही बात वो होती है बैंकर हैं, कि रिटायर्ड, और चार्टर्ड अगर अकाउंटेंट आप भी है। किसी को लेकिन ट्रॉमेटाइज करते हैं तो कई बार आपकी एजुकेशन, आपकी सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ धरी की धरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया, आपको ट्रॉमेटाइज कर दिया गया है। सावधानी जरूरी है, डरना नहीं है। जो बातें अभी अश्विन श्रीवास्तव जी ने बताई, जो बातें अभी पवन दुग्गल जी ने बताई, उसे समझिए, बहुत गौर से समझिए और अपनों से किसी भी परेशानी को जरूर साझा करें। और थोड़ा सा भी शक हो कि ये फोन कॉल फ्रॉड है, पहला काम तो उसे डिस्कनेक्ट कर देने का है, अगला व्यक्ति खुद कॉल करेगा। बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, अश्विन श्रीवास्तव जी, विजय झलानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।